सड़कें कौन कौन सी प्रभावित हुई हैं सर, क्योंकि आप इस पूरे इलाके में आज गए, क्या कुछ मुख्य सड़कें भी हैं जो प्रभावित हो गई हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन, पहाड़ों में हर जगह पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है राहत कार्य का, तो क्या ऐसी भी सड़कें हैं जो प्रभावित हुई हैं? ये जो ऋषि गंगा जो नदी है उस पर एक मोटर ब्रिज था जो हमारी ग्रेफ ने जिसको बनाया था, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और ये चाइना बॉर्डर की तरफ ये सड़कें जाती हैं। वहाँ से कुछ ही दूर पर हमारा बड़ा होती जो बॉर्डर है वो उसका ही ये मुख्य मार्ग है। तो मार्ग को तो कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन ऋषि गंगा में ये जो तमाम जो आज आपदा आई है उसके कारण जो पुल था वहाँ पर, जो लगभग 60 मीटर लंबा पुल था, वो पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। तो हम एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी कोशिश है कि वहाँ पर हम वैली ब्रिज बना दें। उसके लिए सेना का भी सहयोग लिया जा रहा है और हमारी जो PWD है, हमारे पास भी कुछ पहाड़ों में हम कुछ ऐसे वैली ब्रिज रखते हैं, तो हमारी कोशिश है कि उसको जल्दी से जल्दी हम लोग जोड़ दें। उसके अलावा 4 झूला पुल थे जो लोग पैदल उनसे नदी को आर पार करते थे, वो भी वॉश आउट हुए हैं। लगभग हमारे 17 गांव सभाएं हैं उधर, जिनमें से 7 गांव तो माइग्रेट हो जाते हैं सर्दी में, वो नीचे चमोली गोपेश्वर के आसपास, चमोली के आसपास, कर्णप्रयाग के आसपास माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी 11 गांव सभाएं हैं वो अभी सड़क मार्ग से कट गई हैं। वहाँ पर जो हमारे पास तमाम तरह की जो उनके लिए आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमारे पास लोकल भी हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर हमको उपलब्ध कराए हैं जी। कल वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर और वहां पर आ जाएंगे। तो आप बता रहे हैं सर कि 12 गांव सभाएं हैं, आपने रैनी गांव का जिक्र किया। अच्छा, पहाड़ों पर अक्सर जो रिहायशी इलाके हैं वो अलग अलग जगहों पर आइसोलेटेड भी कुछ घर और ये सब होते हैं। इस प्रलय के रास्ते में क्या आपके पास जानकारी है कि इस प्रलय के रास्ते में ऐसे कुछ रिहायशी इलाके आए हों? देखिए अंजना जी, रिहायशी इलाका जो हमारे मजदूर थे जो टनल में काम कर रहे थे वही इससे प्रभावित हुए हैं। बाकी कोई भी गांव इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक चीज और रही कि संडे के दिन जो स्थानीय लोग हैं वो छुट्टी कर लेते हैं, संडे को वो छुट्टी का दिन मनाते हैं अपना। तो ये संयोग कहिए कि स्थानीय जो लेबर थी वो आज पूरी तरह छुट्टी पर थी। 5-6 लोग वहाँ पर डेथ हुई है या मिसिंग हैं, जिनमें 2 तो हमारे जो भेड़ बकरी वहाँ पर पालते हैं, वो उनकी भेड़ और बकरियाँ भी सही तो लोग वहाँ से मिसिंग हैं, और उसके अलावा 3-4 स्थानीय लोग और मिसिंग हैं। बाकी गांव को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है और अन्य सड़कों को भी किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है। अब मैं रावत जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने भी शुरू में हिमस्खलन शब्द का प्रयोग किया, क्या इसके बारे में पुख्ता जानकारी है कि किन परिस्थितियों में क्या वाकई एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, वो बहा और जो कुछ उसके रास्ते में आया उसको लेकर आगे बढ़ा, क्या हुआ दरअसल, इसके बारे में अभी तक क्या पुख्ता जान जी? अंजना जी, इसके बारे में तो अभी जो लोग इसके अध्येता हैं वो इसके बारे में उनको कहा है कि जो हमारा जो इसरो है और यहाँ पर हिमालयन एक रिसर्च सेंटर है हमारा, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडी, तो हमने उन अपने अधिकारियों से कहा है कि उनसे संपर्क करके इसका पता लगाएं कारण क्या था। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू पर है कि जो लोग, जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनको हम बचाएं, और ये सब चीज़ें जो वैज्ञानिक हैं वही इसके बारे में अधिकृत हमको बता पाएंगे, तभी हम आपको सही जानकारी दे पाएंगे। एक आखिरी सवाल रावत जी आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि प्राकृतिक रूप से इतनी खूबसूरत जगह है जहां पर लोग सैलानियों के तौर पर भी जाते हैं और जो जीते हैं वो बड़े जिंदा दिली से जीते हैं। इसीलिए क्या कई लोगों के इस सवाल में दम है कि विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन कहीं पर हमको तलाशना होगा और उसमें आई कमियों और गड़बड़ियों की वजह से ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है? अंजना जी, हम लोग हिमालय के लोग हैं और हमारे जी किस तरह से नदियों में बांध बन गए, फिर वो टूट गए, फिर कितने पुलों को बहा कर ले गए, कितनी मौतें हुई हैं, ये तमाम हमारे लोकगीतों में इस तरह की
उल्लेख हमको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बड़ी चुनौती है आपकी सरकार के लिए और देश के भी सामने, और आपका ये पूरा जो मिशन है राहत कार्य का, उसमें आप सफल हों, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रावत जी।